जेईई मेंस के लिए अभी केवल 7 से 8 महीने बाकी हैं। 11th का सिलेबस बैकलॉग है, 12th का सिलेबस जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि अक्टूबर तक जो है, सितंबर अक्टूबर तक टारगेट रखा गया है कि कोचिंग में कि हमें ये जो 12th का सिलेबस है वो फिनिश कर देना है। ऐसी स्थिति में 12th का जो सिलेबस है, 11th का जो सिलेबस है, दोनों बच्चों को क्रश कर रहा है। तो अभी क्या कमबैक रियली पॉसिबल है? क्या हम अभी भी 99 परसेंटाइल ला सकते हैं? यस बच्चों, बिल्कुल ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि बैकलॉग रिमूवल के लिए क्या पावरफुल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आप टॉपिक को स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक में डिवाइड कर सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इफेक्टिव प्रैक्टिस कैसे करें, जिससे हमारी जो स्ट्राइक रेट है, यानी कि कितने क्वेश्चंस हम सही कर पा रहे हैं, वो बढ़ जाए। बैकलॉग रिमूवल और करंट स्टडीज को हैंडल करने के लिए जो 70-30 का रूल है बहुत पावरफुल है। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी में वो ताकत है कि एक ही चीज को यदि आप बार बार करते रहते हो तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज आ जाती है। इसीलिए कंसिस्टेंसी होल्ड्स द की। आप जो है डिजायर्ड परसेंटाइल और रैंक जरूर हासिल करोगे। तो यदि आपको भी इस तरह की परेशानी हो रही है कि सर 11th का बैकलॉग कैसे मैनेज करें, 12th का जो करंट सिलेबस है उसको कैसे हैंडल करें, कितना टाइम हमें 11th के बैकलॉग को देना चाहिए, कितना टाइम जो है हमें 12th का जो करंट सिलेबस कवरेज है उसको देना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है और एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी यदि आपको समझनी है जिससे कि आप अपने गोल 99 परसेंटाइल को अचीव कर सको, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो आज का हम ये जो वीडियो है इसमें डिस्कस करेंगे कि यदि आपका 11th वेस्ट हो गया, 11th वेस्ट का मतलब आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया है, तो फिर कैसे हम 99 परसेंटाइल को अचीव कर सकते हैं। कई बच्चों के मन में ये डाउट होगा, ये क्वेश्चन होगा कि सर इज कमबैक रियली पॉसिबल? तो मैं कहूंगा यस, इट इज रियली पॉसिबल अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हो। ऑफ कोर्स मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन इट इज नॉट सफिशिएंट। एक प्रॉपर प्लानिंग और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ यदि आप पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो 99 परसेंटाइल का जो गोल है, इट इज वेरी मच पॉसिबल यदि हम बैकलॉग को प्रॉपरली हैंडल करें, चैप्टर बाय चैप्टर, है ना, डिटेल में बैकलॉग की हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। साथ ही साथ जो आपका 12th का सिलेबस है उसको भी हमें हैंडल करना है, वो फ्रेश बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इमीडिएट जो बर्निंग आप लोगों की प्रॉब्लम है कि सर 11th के बैकलॉग को कैसे करें, खत्म करें, तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस तरह से मैंने यहां पे एक एग्जांपल के लिए टेबल बनाया है। इस तरह से आप सभी चैप्टर्स के लिए इस तरह का टेबल बना सकते हो। 11th के जो चैप्टर्स हैं, मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, उसमें आपको इस तरह का टेबल बना लेना है। थ्योरी मॉड्यूल प्रैक्टिस शीट जो है मेंस लेवल की, मॉड्यूल प्रैक्टिस शीट एडवांस लेवल की, पीवाईक्यू जेईई मेंस, पीवाईक्यू जेईई एडवांस, इस तरह का आपको एक टेबल बना लेना है जिसमें इस तरह के कॉलम्स होने चाहिए। यदि आपने उस टॉपिक का थ्योरी कवर कर लिया है, वाई लिख दीजिए। उस टॉपिक का मॉड्यूल जेईई मेंस लेवल का जो मॉड्यूल है, ऑफ कोर्स हर कोचिंग में जो है मॉड्यूल दो तरह के दिए जाते हैं, या दो लेवल के एक्सरसाइजेस होती हैं, उसमें जेईई मेंस लेवल की एक्सरसाइज होती है, जेईई एडवांस लेवल की एक्सरसाइज होती है। तो यहां पे अगर आपने जेईई मेंस लेवल की एक्सरसाइज कर ली है वो, फिर उसके बाद जेईई एडवांस लेवल की जो है वो मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस। तो एट करंट लेवल यदि आप जो है मेंस लेवल में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपका बैकलॉग है, तो डेफिनेटली एडवांस लेवल को थोड़ा सा आप बाद में कर सकते हो, पहले आप मेंस लेवल को कंसोलिडेट कर सकते हो। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थ्योरी हो गया, आपका मॉड्यूल हो गया जेईई मेंस लेवल का, फिर आपका जो पीवाईक्यूज है जेईई मेंस का वो। तो ये आपको इस तरह से एक टेबल बना लेना है। जो जो चीजें आपकी हो गई हैं उनके लिए y लिख दीजिए, जो जो चीजें नहीं हुई हैं उनके लिए n लिख दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको अपनी जो एक स्ट्रेंथ है और वीकनेस है वो सामने एक टेबल में पता लग जाएगी। फिर इसके बाद ये देखिए y यू शुड राइट फॉर कंप्लीटेड, n फॉर पेंडिंग, ठीक है। और फिर इस ये जो टेबल है ये आपको हर चैप्टर के लिए बनाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। कुछ चैप्टर्स होंगे जो कि आपके स्ट्रांग होंगे। तो स्ट्रांग चैप्टर्स का क्या मतलब है, आपका थ्योरी और जो मेंस लेवल का जो प्रैक्टिस है मॉड्यूल का वो आपने कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो ऐसे चैप्टर्स हैं क्या है, स्ट्रांग है, इसको फर्दर कंसोलिडेट करिए। साथ ही साथ जेईई मेंस के 2019 से लेकर के 2026 तक इनफ पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी हर चैप्टर में, इतने प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हर वैरायटी हर लेवल के प्रॉब्लम्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा करनी है। मेंस प्रैक्टिस के लिए, मेंस लेवल की जो अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको जेईई मेंस की जो पीवाईक्यू है प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद जो सेकंड लेवल है उसमें क्या है कि भाई आपने केवल थ्योरी कर रखी है, मेंस लेवल का भी मॉड्यूल नहीं कर रखा है। ऐसे उसमें क्या करें, भाई आपके पास समय कम है। अगर आपको लगता है कि आप मेंस लेवल का मॉड्यूल कर सकते हो तो ठीक है। अगर आपके पास लगता है कि नहीं सर टाइम नहीं है, मेंस लेवल का मॉड्यूल में नहीं कर सकता, तो बच्चों कम से कम इतना तो कर ही लो, क्या कर लो, फिनिश पीवाईक्यूज, फिनिश जेईई मेंस पीवाईक्यूज, ठीक है, ये कम से कम इतना कर लो। अगर आप मॉड्यूल कर सकते हो बेस्ट है। अगर आपने कहा नहीं सर मॉड्यूल नहीं कर सकते तो गिव प्रायोरिटी टू पीवाईक्यूज 2019 से 2026। अगेन अगर आप ऐसा करोगे तो वो टॉपिक भी आपका
आप देखोगे काफी हद तक स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपका वीक है, कोई चीज वीक है, तो अगर कोई टॉपिक आपका वीक है तो क्या करना चाहिए? टॉपिक अगर वीक है तो आप वीक टॉपिक्स की लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद वीक टॉपिक्स की आप एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तो यहां पे आप ये जो है वीक टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद क्या करिए, उनको जो है चैप्टर वाइज वेटेज है ना, उनको वेटेज के हिसाब से प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट कर लीजिए, है ना। वीक टॉपिक्स की लिस्ट बना के उनको चैप्टर वाइज जो वेटेज है उसको, उसमें आप उसको ऑर्डर को सेट कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर क्या करना है, फिर आपको जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको पहले आप करिए, और फिर जो लेस वेटेज टॉपिक्स हैं उनको बाद में करिए। तो जो हाई वेटेज टॉपिक है मतलब जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको आप पहले कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने का तरीका क्या रहेगा, तो सबसे पहले लर्न कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम, कहां से आप देखोगे भाई, अगर आपके कोचिंग के जो आप नोट्स हैं वो अगर आप देख लो, नहीं तो आप यूट्यूब के जो वीडियोस हैं वो देख लो, ठीक है। वो करने के बाद यहां पर भी वही चीज करनी है, PYQs जो है आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो टॉपिक्स आपके वीक है, मतलब वहां पे आपके थ्योरी में भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सबसे पहले उसको चैप्टर वाइज वेटेज में डिवाइड कर लेना है। पहले जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करिए, फिर बाद में जो लो वेटेज चैप्टर्स हैं उनको करिए। और जेईई मेंस में खासकर अब ऑफ कोर्स चैप्टर वाइज वेटेज के लिए मैं अलग से वीडियो जो है आपके लिए बना दूंगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायमेंशंस, इंस्ट्रूमेंट्स, एरर्स, और यहां पे एक और चीज जोड़ लीजिए, वेक्टर्स। इससे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं हर पेपर में, बहुत सारे तो नहीं, ऑन एन एवरेज हर पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 11th के टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, 12th के टॉपिक्स में अभी हम बात नहीं करेंगे, चैप्टर वाइज वेटेज हम अलग से बोलेंगे, लेकिन अभी हम 11th के बैकलॉग पे फोकस कर रहे हैं। रोटेशन एक ऐसा टॉपिक है, ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन भी जेईई मेंस के पेपर में आपको दिख जाते हैं। मोशन इन 1D 2D, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जो 11th के हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको आपको पकड़ लेना है, उनको आपको अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट जब एक बार आपका लर्न हो गया, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, हो सकता है आप जेईई मेंस का जो जेईई मेंस लेवल का जो मॉड्यूल वो ना कर पाओ, तो कम से कम जेईई मेंस के जो PYQs हैं वो कम से कम आप पूरा कर लीजिए, राइट। तो इस तरह से ऑफ कोर्स ये पूरा फाइनल टॉपिक वाइज वेटेज नहीं है, मैंने एज ए एग्जांपल लिया है। मैं आपको एकदम एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स और डेटा के साथ जो टॉपिक वाइज वेटेज है 11th टोटल दोनों का बता दूंगा, ठीक है। तो आपको टू समराइज, अगर टॉपिक वीक है तो पहले उसको चैप्टर वाइज वेटेज में आप उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट कर लीजिए। हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले करिए, लो वेटेज चैप्टर्स को बाद में करिए। और इसके बाद दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों 11th की चीजें आप कर रहे हो, लेकिन 12th को भी आपको साथ में पैरेलली अच्छे से करते जाना है। अगर 12th का जो चीज है वो बैकलॉग हुआ तो फिर आप जो है, जैसा कि मैं बता रहा था, इट विल क्रश यू, जो कि अभी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको परेशान करते हुए क्रश कर दे रहा है। तो डेफिनेटली आपको फ्रेश बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है। जो भी 12th के चैप्टर्स हैं उनको क्या करिए भाई, क्लास जो है वो पूरा अच्छे से अटेंड करिए, क्लास अटेंटिवली जो है उसको अटेंड करिए, जिससे आपका कोई 12th का जो बैकलॉग है वो क्रिएट ना हो, ठीक है। तो उसके बाद नोट्स जो है वो प्रॉपरली बनाइए, ठीक है। और क्या करिए, प्रैक्टिस जो है वो भी प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, है ना, प्रैक्टिस को भी मत छोड़िए। साथ ही साथ जेईई मेंस के जो PYQs हैं, इनके जेईई मेंस के जो PYQs हैं वो अच्छे से करिए, ठीक है। तो ये आपको फ्रेश बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है। कोचिंग में जब आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं अटेंटिवली सुनिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए, घर आके जो मॉड्यूल्स हैं उसको सॉल्व करिए, और साथ ही साथ जो जेईई मेंस के PYQs उनको भी कर लीजिए, हाथों हाथ सब कुछ खत्म कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो फ्रेश प्रेशर है वो 12th की तरफ से कम आपके पास नहीं बनेगा, और 11th का धीरे धीरे करके आप खत्म करते जाओगे, राइट। इसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये भी कई बच्चों के मन में डाउट रहता है। तो बच्चों, प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप मेंस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो इस तरह से प्रैक्टिस करो। कैसे? प्रैक्टिस देम एज इन अ टाइम बाउंड मैनर, एज इफ यू आर गिविंग अ टेस्ट। जैसे आप टेस्ट दे रहे होते हो तो हर जो प्रैक्टिस सेशन है उसको आप एक सेल्फ टेस्ट की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो जैसे आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट देते समय ऐसा नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसके बाद तुरंत आपने आंसर देख लिया, सोल्यूशन देख लिया, ऐसा नहीं। 1 घंटे पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेशन फोकस के साथ बैठिए, और उसमें आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। टाइमर 1 घंटे का लगा लीजिए, 25 से 30 क्वेश्चन जो है आप उसमें जेईई मेंस के करने का जो है टारगेट रखिए, ठीक है। और आंसर बीच में नहीं देखना है। एक बार 25 से 30 क्वेश्चन आपके हो गए, फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है,
उनको जो क्वेश्चंस हैं उसके बाद आप आंसर्स चेक करिए और फिर ये देखिए कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस जो हैं, कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं आपके करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए और कितने आपने अनअटेम्प्टेड किए। ठीक है, तो इससे आपको एक सेल्फ एनालिसिस दिख जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि हम रियलिटी जो है वो एग्जाम में जाकर के देखते हैं कि अरे मेरा रियलिटी ये था, लेकिन अगर आप इस तरह से सेल्फ टेस्ट करते रहोगे तो आपको जो रियलिटी है, कितने पानी में हो आप, वो पहले ही पता लग जाएगा। अगर पहले पता लग गया तो आप उस पर वर्क कर सकते हो। तो यहां पर ये चीजें आपको रिकॉर्ड करना है कि कितने करेक्ट हुए, कितने अनकरेक्ट हुए, कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, कितने अनअटेम्प्टेड हुए। और अगर आपको यहां पे ये भी देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, क्या आपने जब आपके जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं उसमें क्या कॉन्सेप्चुअल एरर्स आपने करी हैं, है ना। अगर आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो वहां पे फिर आपको देखना है कि क्या वहां पे कॉन्सेप्चुअल एरर्स आपकी हुई हैं। ठीक है, अगर कॉन्सेप्चुअल एरर्स हुई हैं तो आपको क्या करना है, आपको उस टॉपिक को रिविजिट करना है, रिविजिट द टॉपिक, रिविजिट द कॉन्सेप्ट, और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग ये आपको करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिविजिट करना है टॉपिक को, ये है ना, रिविजिट द कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस स्पेसिफिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट, ये आपको करना है। ठीक है, और यदि आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, ये बहुत डेंजर है। देखिए सिली मिस्टेक्स जब हम एग्जाम में करके आते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि वो क्वेश्चंस आप सही कर सकते थे, लेकिन किसी ना किसी कारण से जो है वो बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस जो है, बहुत सारी तरह की सिली मिस्टेक्स होती है, उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके कारण जो आपका बनता हुआ क्वेश्चन था वो आप गलत करके आ गए। और ये ध्यान रखने की हर क्वेश्चन जब आप गलत करते हो, सिली मिस्टेक्स करते हो, तो उसको -1 की तरह ट्रीट मत करिए, -5 की तरह ट्रीट करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको सही करते तो 4 हो जाता, अब 4 की जगह -1 मिल गया है, तो कितना हो गया, 5 नंबर का आपको लॉस हो गया, राइट। तो ये जो सिली मिस्टेक्स हैं इसको आपको जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जाओगे, इस तरह से एक टेबल बना के रखोगे, हर टेस्ट के बाद इस टेबल को भरोगे, धीरे धीरे करके आपको ये देखना है कि ये जो सिली मिस्टेक्स हैं ये आपको मिनिमाइज करनी है, ये आपको मिनिमाइज करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक्स को आपको मिनिमाइज करना है। अगर सिली मिस्टेक्स को आप मिनिमाइज कर दोगे तो काफी आपका बेनिफिट हो जाएगा, काफी आपके जो मार्क्स हैं आप देखोगे ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस बच्चे मार्क्स जो लूज करते हैं वो सिली मिस्टेक्स में ही लूज करते हैं। और फिर इसके बाद जो मैंने बताया था कि बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर कितना टाइम बैकलॉग कवरेज के लिए दें, रिविजन के लिए दें, कितना टाइम जो है करंट सिलेबस के लिए दें। तो मैं कहूंगा कि 70% जो है अभी के फिलहाल का टाइम, क्योंकि आपका सिलेबस काफी तेज चल रहा होगा, तो 70% जो टाइम है वो करंट 12th सिलेबस को दीजिए, प्रैक्टिस करिए, जेई में जो जेई मेंस लेवल के मॉड्यूल सॉल्व करिए, और जो उसी 12th के सिलेबस का बार बार थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन करते रहिए। जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा एफर्ट नहीं जाएगा रिवीजन करने में, तो ये 70% टाइम आप उसमें दीजिए। 30% जो टाइम है वो आपको बैकलॉग कवरेज में देना है, यानी कि 11th के टॉपिक्स में देना है। तो इस तरह से आप टाइम को डिवाइड कर दीजिए, और 30% टाइम जो है आप जब देंगे तो डेफिनेटली, और जब उसमें भी आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, जैसा कि मैंने बताया था कि टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक में डिवाइड करके, स्ट्रॉन्ग को भाई थोड़ा कंसोलिडेट कर लीजिए, मींस के में अगर मीडियम है, थ्योरी आपको आती है, मेंस लेवल के पीवाईस उसके लीजिए, वीक है टॉपिक वाइज वेटेज के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। और फिर उसके बाद क्या करिए कि उसमें जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उसको आप पहले कर लीजिए, और लो वेटेज चैप्टर्स को फिर बाद में करिए। इस तरह से आपको ये करना है। तो ये जो 70-30 रूल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 70% टाइम फॉर 12th टॉपिक्स, 30% टाइम फॉर 11th बैकलॉग। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका जो माइंडसेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी जो है ये की है बच्चों। इसके अलावा एक और चीज रखना है कि पास्ट में जो हो गया उसके बारे में नहीं सोचना है। पास्ट में आपने 11th में, कई बच्चों का रहता है सर मैं पढ़ाई कर सकता था, नहीं कर पाया, सर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, सर मेरा ये प्रॉब्लम आ गया था इसलिए मैंने 11th के जो टॉपिक्स हैं मेरे छूट गए। जो हो गया सो हो गया बच्चों, पास्ट इज हिस्ट्री। अब आपको फ्यूचर में फोकस करना है, फ्यूचर का प्लानिंग करना है। प्लान वेल फॉर फ्यूचर, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। और इसके अलावा बी डिटरमाइंड, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मेहनत बहुत जम की करनी पड़ती है, इसलिए डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी, वर्क हार्ड, पेशेंस रखिए, ठीक है, कभी रिजल्ट अच्छा आए खराब आए जो भी है, पेशेंस के साथ मेहनत करते रहिए। तुरंत कई बार आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे, ये भी होता है जब आप मेहनत करना स्टार्ट करते हो। तो कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहोगे, डेफिनेटली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल सी द रिजल्ट। और एक फिक्स्ड स्टडी टाइम टेबल बनाइए, इस पर भी हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो या कोचिंग नहीं जा रहे हो,
जिस दिन आप स्कूल या कोचिंग नहीं जा रहे हो, मिनिमम 10 आवर्स का तो आपका सिटिंग होना ही चाहिए। मिनिमम 10 आवर्स का आपका सिटिंग होना ही चाहिए, ठीक है। 10 घंटे मिनिमम तो आपको पढ़ने ही है। और अगर आप स्कूल जा रहे हो या कोचिंग जा रहे हो, स्कूल या कोचिंग जा रहे हो, तो 6 घंटे कम से कम आपको फोकस्ड स्टडी करनी है, एफिशिएंटली प्रोडक्टिव स्टडी करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का आप प्लान बनाइए कि जब आप स्कूल ना जाएं 10 घंटे, कई बच्चे 14 घंटे भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम 10 घंटे पढ़िए। और जब आप स्कूल जा रहे हैं कम से कम 6 घंटे पढ़िए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको क्या करना है, आपका कमबैक जो है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रॉपरली 11th के जो चैप्टर्स हैं उनका एनालिसिस करिए, 11th के जो चैप्टर्स हैं उनका एनालिसिस करिए, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर क्या करिए, 70-30 का जो है टाइम स्प्लिट कर दीजिए। 30% टाइम 11th को दीजिए, 70% टाइम 12th को दीजिए। डेली PYQ की प्रैक्टिस करिए, है ना। और जैसा कि मैंने बताया था कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए लाइक अ टेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आज से ही, ठीक है, आज से ही करिए, है ना, अभी से आप कर दीजिए, है ना, कि जब आप जागो तभी सवेरा। तो अभी से ये जो प्रैक्टिस है, प्लानिंग है, वो करना चालू कर दीजिए। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली यू विल अचीव द गोल ऑफ स्कोरिंग 99 परसेंटाइल। तो आई होप इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बताइए कि हम किस तरह की वीडियो इस चैनल पर लेकर के आएँ। हम कई बार जो है JEE एडवांस के क्वेश्चंस भी मैंने कई इस चैनल पर सॉल्व किए हैं। उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे दे दूंगा, एक बार जाके उन्हें भी आप ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।